हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो पहले क्या थी, सीआरपीसी थी, अब क्या होगी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बदल गई। तो इसका अध्याय पढ़ रहे हैं हम 35। कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं हम? अध्याय पढ़ रहे हैं 35। आज अध्याय 35 को समाप्त करके अध्याय 36 स्टार्ट करेंगे। फिर 36, 37, 38, 39 4 अध्याय बचेंगे जो 4 दिन में खत्म हो जाएंगे। एक एक दिन के एक अध्याय तो खत्म हो जाएंगे। तो चलिए आज क्लास हमारी कौन सी है? 73वीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय 35 किससे संबंधित था? तो अध्याय 35 संबंधित था जमानत और बंध पत्रों। किससे? जमानत और बंध पत्रों के बारे में क्या थे? उपबंध थे। जो क्या थे? किसके बारे में? जमानत और बंध पत्रों के बारे में उपबंध से संबंधित था अध्याय 35। जिसकी धाराएं हम बहुत सारी देख चुके हैं, अब जो कुछ धाराएं बची हैं उनको भी देख लेते हैं। चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं धारा 492। तो धारा 492 क्या कहती है? धारा 492 में क्या लिखा है? धारा 492 में लिखा है बंध पत्र और जमानत पत्र का रद्दकरण करना, उसको मतलब खारिज कर देना। किसको? बंध पत्र को और जमानत पत्र को। ये कब रद्द होगा? तो ये क्या, किसके लिए जारी किए जाते हैं? ये कब रद्द होगा और इसके रद्द होने पर फिर क्या होगा? तो जब बंध पत्र और जमानत पत्र रद्द होता है तो ये कब होता है और ये किस लिए जारी किया जाता है? तो ये जब जारी किए जाते हैं तो ये क्या, जो 491 धारा 491 हम पढ़े थे पिछली क्लास में, कि उसमें क्या पढ़े थे कि ये क्या होते हैं, इसमें एक बंध पत्र होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए ये बंध पत्र तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? बंध पत्र में लास्ट हियरिंग के लिए, जब अंतिम जब सुनवाई होती है, जब फैसला होना होता है, तब उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए ये बंध पत्र तैयार किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसलिए यदि इसके क्या होते हैं, ये 491 के जो उपबंध के जो प्रतिकूल प्रभाव डालने के बिना, मतलब कोई व्यक्ति प्रतिकूल प्रभाव ना डाले, उसके लिए क्या करते हैं, इसको बंध पत्र को क्या करते हैं, बंध पत्र जारी करते हैं। क्या करते हैं? बंध पत्र जारी करते हैं। तो इस संहिता में या इसके संहिता के अधीन जो कोई बंध पत्र या जो जमानत पत्र होता है, या जो बंध पत्र या जो जमानत बॉन्ड होता है, वो क्या है, तो किसी मामले के किसी व्यक्ति को उपस्थिति के लिए होता है। तो ये किसके लिए? जो जमानत बंध पत्र या जमानत पत्र होता है, जो किसके लिए? किसी व्यक्ति की बताया कि उपस्थिति के लिए होता है। किसके लिए? किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए, और क्या, कानूनी कार्यवाही में बाधा न डालने के लिए, किसी भी प्रभाव को डाले बिना उसको उपस्थित होने के लिए होता है। लेकिन क्या होता है कि वह किसी शर्त को भंग कर देता है। इसकी जो कोई शर्त है उनको क्या किया जाता है, उनको वो व्यक्ति भंग कर देता है, इनकी शर्तों को पूरा नहीं कर देता, शर्त भंग हो जाती है, शर्त भंग हो जाती है। शर्त भंग हो जाने के कारण ये क्या होता है, इनको जब्त कर लिया जाता है, इनको क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। तो शर्त जब भंग हो जाती है तब इनको क्या, जब्त या रद्द कर दिया जाता है। तो इसके जब जब्त होने के बाद फिर की प्रक्रिया क्या होती है, फिर क्या होता है, फिर इसमें क्या होता है कि जो नया, इसमें जो न्यायालय होता है, जो न्यायालय होता है, जो सत्र न्यायालय होगा, वो क्या करेगा, नया बंध पत्र, क्या नए व्यक्ति को क्या करना होगा, नया बंध पत्र के लिए जो क्या कर सकता है, आदेश दे सकता है। किसके लिए? नए बंध पत्र के लिए क्या आदेश दे सकता है। इसमें क्या हो, जो नया व्यक्ति होगा वो बंध पत्र और क्या ऐसे एक या अधिक क्या का जमानतदारों द्वारा बंध पत्र निर्दिष्ट करने पर ही उसको क्या किया जाएगा, रिहा किया जाएगा। जब ये जमानत पत्र रद्द हो जाएंगे तो उस व्यक्ति को क्या, गिरफ्तारी वारंट जारी हो जाएगा। गिरफ्तारी वारंट के बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब गिरफ्तार के बाद फिर उसको जमानत की जरूरत पड़ेगी, तो फिर जमानत कैसे होगी, तो उसी की प्रक्रिया है कि फिर से क्या, जो न्यायालय होगा उसको दोबारा से क्या बंध पत्र भरने के लिए आदेश देगा। क्या करेगा, बंध पत्र भरने के लिए आदेश देगा। जब वो बंध पत्र भरेगा, दोबारा से नया बंध पत्र भरेगा, तब उसमें क्या, उसको जमानत पर रिहा किया जा सकता है। तो ये धारा 492 में बताया गया। अब देखते हैं धारा 493। धारा 493 में क्या कहा, धारा 493 में प्रतिभू के दिवालिया हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने या बंध पत्र की जब्ती हो जाने की दशा प्रक्रिया। तो इसमें क्या क्या, जो क्या है, जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की क्या है, जमानती बना हुआ है, क्या जमानती बना, तो वो क्या दिवालिया हो जाए, जो उसने जमानत के तौर पर जो चीज़ दी वो क्या दिवालिया हो गई, या जो उसने जमानत दी वो व्यक्ति की क्या हुई, मृत्यु हो गई, या किसी कारणवश जो बंध पत्र है उसको क्या जब्त कर लिया गया। क्या कर लिया गया, उस बंध पत्र को जब्त कर लिया गया।
क्या कर लिया गया, उस बंद पत्र को जब्त कर लिया गया। तब प्रक्रिया क्या होगी, तो इसमें इसमें वही बताया गया कि जो किसके ये बंद पत्र या ये सब किसके लिए, 491 में बिना बाधा डाले किसी व्यक्ति को उपस्थिति के लिए ये क्या जारी किए जाते हैं। तो जो जब इनको जब्त कर लिया जाता है तो तब इसमें क्या कर सकता है, न्यायालय वही आदेश दे सकता है जो 492 में दिया था, तो उनको आदेश दे सकता है कि नई प्रतिभूतियों को, नए प्रतिभूतियों को क्या कर सकता है, आदेश दे सकता है, जिसमें उस व्यक्ति को क्या करना होगा, नए प्रतिभूति दोबारा से लेके आने पड़ेंगे, नए जमानती लेके आने पड़ेंगे और दोबारा से क्या करनी पड़ेगी, जमानत भरनी पड़ेगी, तब जाके उस व्यक्ति को क्या जमानत पर रिहा किया जा सकता है, दोबारा से उसको जमानत पर रिहा किया जा सकता है। तो ये 493 में बताया गया। अब देखते हैं धारा 494, कौन सी धारा 494। धारा 494 में क्या है, धारा 494 कहती है शिशु से अपेक्षित बंध पत्र। यदि मान लीजिए कोई क्या है, जो अपराधी वो क्या है, शिशु है, तो उससे बंध पत्र करवाने के लिए क्या होता है, तो शिशु से अपेक्षित बंध पत्र में क्या है कि जब क्या होता है, जब न्यायालय क्या करता है, जब न्यायालय या जो अधिकारी है द्वारा जो बंध पत्र निर्देश करने की जो अपेक्षा रखी गई है वो किससे, वो व्यक्ति क्या है, वो शिशु है, वो क्या है, बालक है, वो क्या है, शिशु बालक है। यदि जो न्यायालय जो अधिकारी है उसने किसी बालक से बंध पत्र जारी करने या बंध पत्र को भरने की अपेक्षा रखी है, तो तब ऐसे में न्यायालय क्या करेगा, बालक से बंध पत्र स्वीकार करेगा या क्या करेगा, तो तब ऐसे में क्या करेगा, न्यायालय होगा या जो अधिकारी होगा वो क्या करेगा, उसके बदले केवल क्या जो प्रतिभू होंगे, जो प्रतिभू और जो क्या होंगे, जो जो उनके जो क्या होंगे, जो उसके प्रतिभू जो उसके दस्तावेज होंगे और जो उनको जमानती होंगे, क्या जो जमानती होंगे उन्हीं लोगों का बंध पत्र स्वीकार करेगा, बालक का स्वीकार नहीं करेगा। तो जो उसको बालक की जो जमानत देने के लिए जो धनराशि होगी उसको स्वीकार करेगा, जो जमानत देने के लिए जो व्यक्ति आएंगे उन जो वो व्यक्ति बंध पत्र भरेंगे उन बंध पत्रों को स्वीकार करेगी, क्योंकि वो बालक है इसलिए उसका स्वीकार नहीं होगा। तो ये 494 में बताया गया है। अब देखते हैं धारा 495। धारा 495 में क्या कहा है, धारा 495 कहती धारा 491 के अधीन आदेशों से अपील, किसके अधीन, धारा 491 के अधीन आदेशों से अपील। तो इसमें बताया गया कि जो धारा 400 जब कोई व्यक्ति क्या 491 के तहत किसी अपराध के उसमें अपील का आदेश करता है, आदेश के लिए अपील जो आदेश आता है वो अपील के लिए 491 के तहत यदि अपील के लिए आदेश आता है, किसके लिए, अपील के लिए आदेश आता है, तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, जो न्यायालय मजिस्ट्रेट है क्या, जो मजिस्ट्रेट के द्वारा जो दिया गया आदेश है, क्या जो मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए गया आदेश या किसके द्वारा, जो सेशन न्यायालय के द्वारा दिया गया आदेश, किसके द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया गया आदेश या सेशन न्यायालय के द्वारा दिया गया आदेश, या क्या जो सेशन न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया वो किसको जो सेशन न्यायालय जो जिस न्यायालय के में ऐसा तो जो अपील होगी, तो इसका मतलब सीधे जो मजिस्ट्रेट होगा वो किसको, वो सेशन उसको जो अपील आएगी वो किसको, सेशन न्यायालय को भेजेगी, किसको, सेशन न्यायालय में भेजी जाएगी। सेशन न्यायालय कहाँ पे भेजेगा, सेशन न्यायालय वैसे न्यायालय में भेजेगा जहाँ पे इस आदेश की क्या हो, अपील होती हो, जहाँ पे अपील होती हो। तो मान लीजिए किसी जो 491 के तहत जो अपील का आदेश आया, तो उच्च न्यायालय ने किसको, मजिस्ट्रेट को भेजा, जिला मजिस्ट्रेट किसको, उस न्यायालय में भेजेगा, किसमें, सत्र न्यायालय में भेज देगा। सत्र न्यायालय देखेगा कि इस जो केस होगा इस केस की अपील किस न्यायालय में होगी, तो सत्र न्यायालय जिस न्यायालय में इस केस की अपील होगी, तो उस की जो अर्जी है वो कहाँ पे, जो उसका अर्जी जो अपील है वो कहाँ पे, उस न्यायालय में भेज दिया जाएगा जहाँ पे उसकी अपील होगी। तो ये 495 बताया गया प्रक्रिया। अब देखते हैं धारा 496। धारा 496 में क्या है, धारा 496 में कतिपय मुचलकों पर देय रकम का उद्ग्रहण करने का निर्देश देने की शक्ति। तो इसमें क्या, कुछ मामलों में जो मुचलके हैं जो रकम देनी होती है, जो रकम दे है उनको उद्ग्रहण करने का जो निर्देश या जो शक्ति है वो किसको, हाई कोर्ट या किसको, सेशन न्यायालय को, किसको, हाई कोर्ट या सेशन न्यायालय को ये आदेश देने की क्या शक्ति है। तो वो आदेश हाई कोर्ट या सेशन न्यायालय क्या आदेश दे सकते हैं, उस व्यक्ति को ये आदेश दे सकते हैं जिसको है कि उसको हाजिर होने के लिए जो बंध पत्र है उस बंध पत्र पर जो देय राशि है उसको क्या कर सकती है, उसको लगाने का आदेश दे सकती है, क्या कर सकती है, उसको लगा उस व्यक्ति को बंध पत्र पर आदेश
वहाँ पे वो आदेश किसके लिए, जो बंद पत्र है उस पर जो देय राशि है उसको लगाने का आदेश दे सकती है। वो ये बंद पत्र पर राशि का आदेश क्यों लगाएगी, क्योंकि उसको किसके लिए, वहाँ पर उपस्थित या हाजिर होने के लिए, किसके लिए, उपस्थित या किसके लिए, हाजिर होने के लिए, किसके लिए, हाजिर होने के लिए उस पर क्या करेगी, वो बंद पत्र पर जो देय राशि होगी वो उस व्यक्ति को भरने के लिए कहेगी, ताकि वो क्या व्यक्ति क्या हो, वहाँ पे उपस्थित और हाजिर हो। तो ये 496 बताया गया। तो ये था अध्याय 35। अध्याय 35 समाप्त होता है। अब देखते हैं अध्याय 36। तो अध्याय 36 किससे संबंधित है, अध्याय 36 में देख लेते हैं। अध्याय 36 संबंधित है किससे, संपत्ति का बयान। क्या, संपत्ति का बयान। संपत्ति का बयान का मतलब क्या है, संपत्ति का बयान का मतलब उस व्यक्ति तक सौंपा जाना। क्या करना, उस व्यक्ति तक उस संपत्ति को सौंपा जाना। तो इसमें क्या है, धारा 497 में क्या कहा गया, धारा 497 में कहा गया कतिपय मामलों में, कैसे, कुछ मामलों में, कतिपय मामलों में विचारण लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और बयान के लिए आदेश। क्या करना, बयान के लिए आदेश। तो क्या होता है कुछ मामले में, जब क्या होता है, जब कोई मामला होता है जो संपत्ति उसकी क्या होती है, किसी व्यक्ति की संपत्ति, मान ली कोई मामले में उसमें संपत्ति जब्त कर ली, तो संपत्ति कुछ 2-3 प्रकार की हो सकती है। क्या हो सकती है, एक अचल संपत्ति हो सकती है। क्या हो सकती है, अचल संपत्ति। एक चल संपत्ति भी हो सकती है। एक ऐसी संपत्ति हो सकती है जो क्या, नष्ट होने वाली हो, तुरंत नष्ट होने वाली हो। तो इसमें बताया गया कि उसकी अभिरक्षा कौन करेगा, उसकी अभिरक्षा कैसे होगी। तो इसमें क्या, इसकी संपत्ति की अभिरक्षा के लिए क्या, न्यायालय आदेश देगा। कौन, न्यायालय आदेश देगा। और वो कैसे देगा कि यदि जो अचल संपत्ति है तो उसको वहाँ पे वहीं पे सुरक्षा देने के लिए, यदि कोई चल संपत्ति है और बेचने योग्य संपत्ति है तो उसको बेच करके, और यदि नष्ट होने वाली संपत्ति है तो उसको नष्ट होने से पहले उसको उपभोक्ता तक पहुँचाने की, तो उसको पहुँचाया जा सकता है। तो इस व्यक्ति को, तो इसमें जैसे दूध वगैरह है या कुछ है ऐसी चीज़ जो क्या नष्ट हो सकती हैं, तो उसको क्या, उसको बेच दिया जाएगा तुरंत, उसको क्या, या बेच दिया जाएगा। ये जैसे जानवर हैं, गाय भैंस हैं, तो उनको कौन खिलाएगा, तो उनको भी क्या, बेच दिया जाएगा। ज़मीन है, ये सब चीज़ें क्या, उनको अभिरक्षा में रहेंगी। क्या करें, उसको वो सब चीज़ें क्या, अभिरक्षा में रहेंगी। तो ये 457 में बताया गया है। अब देखते हैं धारा 498। धारा 498 में क्या, धारा 498 कहती है विचारण की संपत्ति। क्या, विचारण की संपत्ति, सॉरी, विचारण की समाप्ति। क्या, विचारण की समाप्ति पर संपत्ति के बयान के लिए आदेश। क्या होता है कि विचारण की समाप्ति का मतलब, जब जो किसी व्यक्ति के जो मामला चल रहा होता है, जिसकी जांच चल रही होती है, जो कोई निर्णय आना होता, तो वो क्या, समाप्त हो जाता है। क्या, जब जो जांच किसी केस की जब जांच समाप्त हो जाती है, क्या होती है, जब जांच समाप्त हो जाती है, ये क्या होता, निर्णय आ जाता है। तो निर्णय आने के बाद न्यायालय क्या करता है, न्यायालय मजिस्ट्रेट को क्या, न्यायालय मजिस्ट्रेट को आदेश देता है। क्या करता है कि जो संपत्ति, जो उसकी संपत्ति जो क्या जब्त की गई थी, जो संपत्ति जो उसकी जब्त की गई थी, तो उसको क्या कर सकता है, उसको व्यक्ति को जो उस संपत्ति का क्या हो, दावेदार हो, कि जब उस संपत्ति का क्या हो, दावेदार हो, तो उस संपत्ति को, जो जब्त की गई संपत्ति, विचारण के बाद वो संपत्ति उस व्यक्ति को क्या, लौटाने का आदेश देती है। क्या, लौटाने का आदेश देती है, उसकी अभिरक्षा में छोड़ देती है कि ये तुम्हारी संपत्ति, अब तुम अपनी संभालो। तो ये उसकी संपत्ति लौटा दी जाती है केस को फाइनल होने के बाद। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।